हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज लेक्चर 2 आ गया है। इसमें हम लोग बात करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और प्लस एम माइनस एम ग्रुप का। कुछ एरो का डायरेक्शन होता है इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट में, रेजोनेंस में कल रेजोनेंस में हमने जैसे डिस्कस किया था वैसा डायरेक्शन सब कहाँ से कैसे एरो को भेजना है। वो लोकेलाइज डीलोकेलाइज जो कल छूट गया था उसके बारे में आज कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन ये नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, या फिर आज ही उसको डाल देंगे। एरोमेटिसिटी और उसका एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन बनता है और इससे स्टेबिलिटी जो होता है उससे क्वेश्चन बनता है। इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन भी अपना एक टॉपिक रहेगा उसका। ऑसम ट्रिक इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में दिखाया था कि सबसे पहले रेजोनेंस को पढ़ते हैं। ठीक, मेसोमेरिक इफेक्ट तो होता ही है। सबसे पहले रेजोनेंस को पढ़ेंगे तो फिर रेजोनेंस को पढ़ने से क्या होता है कि उससे तुम्हें देखो, सबसे पहले हमने रेजोनेंस पढ़ा था। ठीक है, इस रेजोनेंस से हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट को समझना, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझा था। ठीक है, अब इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसका स्टेबिलिटी वगैरह सब देख लिया था। तो इन द सेम वे इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखो, रेजोनेंस तो हमें आ गया। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। अब देखो, डीलोकलाइजेशन के कारण उस पर चार्ज आता था। ठीक है, कंजुगेट सिस्टम पे चार्ज आता था। उस चार्ज को अपीयर होना ही मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। समझ में आ गया। अब जिसको रेजोनेंस आता होगा कैसे इधर उधर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता था, कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था एरो के माध्यम से जो, और उसका ट्रिक भी हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। वो सब सारा जो होता है उस सब से हमने देखा था लास्टली एक चार्ज आता था वहां पे। जैसे कि इसका बनाते हैं, बेंजीन का बनाते हैं, तो बेंजीन का इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे करके, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके आता है, सॉरी इस पे। ठीक है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसे करके। तो ये सब चार्ज आता है। इस चार्ज का आना क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इस चार्ज का आना क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हमारे पास है मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, एक तो प्लस एम, एक तो माइनस एम। देखो, प्लस एम और माइनस एम पहचानने का तरीका मैंने बताया कि जो प्लस एम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। माइनस आई में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन लेता था कार्बन चेन से। प्लस आई में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन देता था कार्बन चेन को। ठीक है, अब देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? एक तो लोन पेयर के पास होता है या फिर नेगेटिव चार्ज वाले के पास होता है। लोन पेयर के पास या नेगेटिव चार्ज वाले के पास। तो ऐसा ग्रुप लगा हुआ होगा, ये ग्रुप ये हो सकता है, ये ग्रुप इतना हो सकता है। ये सब सब सारा प्लस एम वाला ग्रुप है। ये सब जो ग्रुप लगा हुआ होगा, ये ग्रुप क्या करता है? ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है या फिर कंजुगेशन में देता है या रेजोनेंस में देता है। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ये रेजोनेंस में देता है, कंजुगेशन में देता है। इसीलिए इसको प्लस एम वाला ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ देता है? रेजोनेंस में देता है, डोनेट करता है। इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अंडरस्टैंड? ये कौन कौन सा हो सकता है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? सबके पास। देखो, लोन पेयर तो यहाँ भी आ सकता है ना, लेकिन ये वाला नहीं होगा। देखो, जैसे कि ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड CH2, सॉरी ये मान लो बेंजीन रिंग है हमारा। ठीक है, इससे NH2 जो कनेक्ट होगा ये डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए इस रिंग से, और इसका जो लोन पेयर है तब ये इस पे क्या लगाएगा? प्लस एम लगा रहा है। समझ में आया बात? अगर इसको हटा दे, इसको हटा के यहाँ पे OR लगा दे, ये वाला ग्रुप, तो ये क्या होगा? ये जो एटम है, इस एटम पे होना चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए।
ठीक है, या फिर इसको हटा के हम, या इसको हटा के माइनस लगा देंगे, माइनस इस एटम से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस एटम पे ही होना चाहिए जो इस एटम को दे रहा है, ये इसको अंदर इसको देगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लस एम वाला हो जाएगा। ऐसे करके इसको याद रखना है कि, अब देखो इसको रटना नहीं है कि ये ग्रुप माइनस एम होता है, ये ग्रुप प्लस एम, ये सब सोचने का तरीका है। सोचो कि कौन दे रहा है, जिसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होगा वो रिंग में देगा या कंजुगेशन में देगा। ठीक है, चलो अब है माइनस एम। माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा बात याद रखो कि जो, मान लो हम एक डोनेशन देते हैं, ठीक है, ए और बी से डोनेट करते हैं, ये ए और बी हो गया, ये ए और बी हो गया। ठीक है, ए और बी से डोनेट कर, या इसके पास, इससे जो कनेक्ट होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सबसे पहले तो ए और बी कैसे कनेक्ट होता है सो देखो। जैसे कि मान लो कि ये हमारा रिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पे कनेक्ट है, जैसे कि ये ग्रुप हो गया NO2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से रिंग से जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा उस एटम से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो यहाँ पे बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए ए से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो कनेक्ट है रिंग से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ए जो है डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि वो दूसरे से कनेक्ट है तीसरे से कनेक्ट है, नहीं, ऐसे नहीं। इन द सेम वे देखो, जैसे कि ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को कार्बन डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बन हो गया, मतलब ये हमारा ए हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियलिटी ऑफ बॉन्ड में पार्शियलिटी कभी कभी लिखा जाता है कि जिसका, जिस ग्रुप में, जिस भी ग्रुप बॉन्ड में पार्शियलिटी होता है वो सारा माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो ये देखो, बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब है वैकेंट ऑर्बिटल की बात करते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल BH2 है, जैसे कि ये रिंग है, ठीक है, ये यहाँ से BH2 है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है एक। जो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल जो है, हाँ, ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये एटम डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? चलो, इससे बहुत सारा डिस्कशन हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, देगा तो प्लस एम, लेगा तो माइनस एम। इसको ले रहा है ना ऐसे, ये से लेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जा रहा है, इस कारण इसे लेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। कुछ ग्रुप जो होते हैं वो प्लस है माइनस हम दोनों शो करते हैं, और ये सब हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। ये प्लस एम माइनस एम दोनों शो करेगा, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्ट, देखो, अगर यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर का बात करेंगे तो ये बात ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल खासकर इंपॉर्टेंट है कि हेलोजन्स का जो होता है, हेलोजन्स, हेलोजन्स जो होते हैं उसका माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम से। जनरली एवेंजर्स हम लोग पढ़ेंगे, एवेंजर्स कौन कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो जा रहा है, पहले आएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट को नहीं मान्यता देंगे यहाँ पे, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा डोमिनेट मानेंगे हेलोजन के केस में और ये वाले केस में। ठीक है, चलो एरो का डायरेक्शन देखते हैं। मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हमेशा सवाल में आता है, लोकेलाइज, डीलोकेलाइज, एरो डायरेक्शन, ये सब जानना होता है। ठीक है, देखो एरो का डायरेक्शन हमेशा ज्यादा टू कम हो जाएगा, ज्यादा से कम जाएगा। ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा ना, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। इससे कोई इलेक्ट्रॉन पहले ले लिया होगा, इसका इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इसका
सब काम समाप्त हो गया इसका सेम। फिर ये अपना इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे देगा, इस बॉन्ड बन जाएगा और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब जो लोन पेयर कंजुगेशन में पार्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे ना, ये डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, सो इट विल नॉट टेक पार्ट इन कंजुगेशन। देखो कंजुगेशन में वही होता है जो प्लेनर होता है, जो एक प्लेन में लाई करता है, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, कंजुगेशन हो सकता है। लेकिन जब प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन, एक ऑर्बिटल ये हो गया और एक ऑर्बिटल ये हो गया, तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। अच्छा, इस कारण यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा। ठीक है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन कंजुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव सारा चीज 1 2 करके जो हम लोग देखे थे बनाना, ट्रिक जो देखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, वो वही सब सारा चीज काम आ रहा है यहाँ पे। तो डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड समझ गया, सिंपल सा बात बोले। देखो अगर लोन पेयर के पास अगर जैसे कि ये एग्जांपल हम देखते हैं, अगर लोन पेयर के बगल में अगर डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो समझना लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही कंजुगेशन कर रहा है। अगर इस वाले केस में अगर लोन पेयर के बगल में ही डबल बॉन्ड आ जाए, तो समझना कि ये लोन पेयर कोई कंजुगेशन नहीं कर रहा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर लोन पेयर के बगल में सिर्फ मतलब कोई एक सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो समझना कि लोन पेयर लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड हो चुका है। ये कौन सा है? डीलोकलाइज्ड। ठीक है, ये भी डीलोकलाइज्ड। ठीक, चलो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये और ये करते हैं आगे, तीन है। ठीक है, एरोमेटिसिटी का बात करें तो इसमें एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी में 3 तरह का बात होता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, अगर साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, अगर साइक्लिक है तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, अगर नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक होगा, और नॉन प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा? तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हकल्स रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, फॉलो हकल्स रूल तो एरोमेटिक हो जाएगा। हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, अगर n टाइम्स ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। पाई इलेक्ट्रॉन इतना होना चाहिए, अगर n का वैल्यू 1 रखे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल में समझे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 में 4 जुड़ रहे हैं, अगर 6 आ रहा है तो समझ लो एरोमेटिक है। 2 में अगर 4 नहीं जुड़ रहा, 2 में 4 नहीं जुड़ रहा तो क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर 2 में 4 जुड़ रहा तो एरोमेटिक, अगर नहीं जुड़ रहा तो एंटी एरोमेटिक। खेल खत्म। बहुत सारा क्वेश्चन उससे करते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। अब ट्रिक का भी बात कर लेते हैं कि अगर पहले तो चेक करो साइक्लिक है, प्लेनर है या नहीं, वो तो है। ठीक है, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। 4 8 12 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर कोई नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन साइक्लिक। ठीक है, स्टेबिलिटी में एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर एंटी नॉन एरोमेटिक आता है, ना कि एंटी एरोमेटिक, ये ध्यान में रखना। स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। सबसे पहले तो देखो कंपाउंड आएगा, उसके बारे में सारा चीज लिख के हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोलो कि साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं। साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, उसके जस्ट सिग्मा आना चाहिए, फिर पाई आना चाहिए। आ रहा ही नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर उसके बाद सिग्मा आना चाहिए, फिर कुछ कंजुगेटिंग सिस्टम आना चाहिए। लगातार कंजुगेटिंग सिस्टम आएगा तो साइक्लिक रेजोनेंस होगा। धीरे धीरे साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब समझ में आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखो देखो इतना सारा एग्जाम्पल है।
ठीक है, लास्ट में एनुलिन का भी बात करेंगे, फिर उसके बाद 3-4 और एग्जांपल ऐड करके फिर तुम्हें देखना सारा आ जाएगा। साइक्लिक रेजोनेंस का बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो हमने वैकेंट ऑर्बिटल वाला भी केस देख चुका है, तो ये साइक्लिक रेजोनेंस है। वैकेंट ऑर्बिटल वाला कंजुगेशन हम लोग देख चुका है, तो ये यहाँ पे काम आएगा। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सॉरी, पाई सिग्मा, ये सब ऐसे करके याद करना। तो ये क्या है, हो गया। ये प्लेनर भी है, प्लेनर है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो मतलब एरोमेटिक। गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 2 में 4 जुड़ रहा है क्या, 2 में 1 2 3 4 5 6, 2 में 4 जुड़ रहा है, नहीं होगा। हाँ, तो इसमें क्या करना है कि ना, कि इसका एक ही रिंग को काउंट करना है, इस रिंग को काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक ही रिंग को काउंट करना है, इसको कहते हैं नेप्थलीन। क्या कहते हैं इसको, नेप्थलीन। 2 में 4 जुड़ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगला है ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ, पहले ये बताओ कि लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है। बोला था ना कि लोन पेयर के बगल में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो लोकेलाइज्ड ही मानते हैं उसको, ठीक है। तो ये साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब देखो, ये लोन पेयर लोकेलाइज है कि डीलोकेलाइज है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज के बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नहीं, ये डीलोकेलाइज है। डीलोकेलाइज तो साइक्लिक रेजोनेंस है, तो अब इस लोन पेयर को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया बात। तो ऐसे इसको एरोमेटिसिटी ऐसे चेक करेंगे। देखो, ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये सीधा 4 है, 2 में 4 नहीं जुड़ रहा ना, 1 और 2, ये तो 2 हो गया, 2 में 2 ही जुड़ रहा है ना, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, लेकिन एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है। अब है इसमें, ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है, ठीक है। इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 में 4 नहीं जुड़ा, लेकिन 2 तो है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है ये। इसमें देखो कि साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको मत जोड़ लेना, इसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ जोड़ेंगे, अंदर में जो साइक्लिक होता है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। एंथ्रासीन में देखो, एंथ्रासीन में भी अभी ये तीनों सारा चीज एक कंजुगेशन में, ऐसे ऐसे कंजुगेशन चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना, 7 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। देखो, 2 में 4 4 जुड़ रहा है, 2 में 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है ना, तो समझ लो एरोमेटिक हो जाएगा। फिनेंथ्रीन में 2 में क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, एरोमेटिक। ये टोटल कितना हो जा रहा है, तो गिनो, 14। ये क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक, ठीक है। 2 में 4 जुड़ रहा है, हो रहा है एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, तो क्या होगा, एरोमेटिक। ये देखो,
ये वाला लोन पेयर लोकेलाइज है या डी लोकेलाइज है? ये डी लोकेलाइज है, ठीक है। दो में क्या जुड़ रहा है, चार जुड़ रहा है, तो मतलब होगा नहीं होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा, तो मतलब एरोमेटिक होगा नहीं होगा। ये देखो दो में चार जुड़ रहा है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक है। देखो पाई सिग्मा, ओ फिर से सिग्मा हो ही नहीं रहा, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। ये दो में चार जुड़ रहा है, हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, एरोमेटिक। पाइरोल रिंग होता है एरोमेटिक, दो में चार जुड़ रहा है, एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे लोकलाइज है या डीलोकलाइज्ड है? भाई सारा एग्जांपल याद हो जाएगा, याद क्या हो, पूरा सिस्टोमेट्रिक याद है, सब हो जाएगा। ये भी है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसके पास लोन पेयर है क्या, बताओ, इसके पास लोन पेयर है क्या, बताओ बताओ। लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है तो मतलब एरोमेटिक नहीं है, क्यों? साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो में चार नहीं जुड़ रहा, तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब इसमें एक ही रिंग काउंट करेंगे ना कि दो रिंग काउंट करेंगे, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों एरोमेटिक होगा, तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये भी है, ठीक है। इसमें भी है, ये भी है, सब कुछ है। पाई इलेक्ट्रॉन इसका काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, अब है एनुलिन का। एनुलिन का पहचानने का ये बात होता है कि देखो, एनुलिन 8 लिखने का मतलब क्या होता है कि एनुलिन का 8 कार्बन का बना हुआ है। एनुलिन इज अ एल्कीन, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, अनसैचुरेटेड, कंजुगेटेड होना चाहिए और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना होना चाहिए। तो ये एनुलिन 8 है हमारे पास। और हाँ, यही बात ध्यान में रख लो कि एनुलिन 4 के बाद बनने वाला सारा एंटी एरोमेटिक होता है, बाकी एनुलिन 4 इज एरोमेटिक। देखो एनुलिन 4 हमने इसमें जिक्र किया हुआ है, देखो ये है एनुलिन 4, ये है एनुलिन 4, ठीक है। ये एनुलिन 4 है, इसका सारा एग्जांपल हम लोग जिक्र किया है। एक है एनुलिन 8, इसमें देखो 8 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास 8 कार्बन है, ये नॉन प्लेनर है, एंटी एरोमेटिक है। ये नॉन प्लेनर क्यों है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन निकला है आपस में क्या लगाता है, रिपल्शन, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है। इन द सेम वे ये इस स्ट्रक्चर में नहीं होता, ये इस स्ट्रक्चर में होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर में, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। ये जिस एनुलिन 4 है तो एनुलिन 8 है, तो एनुलिन 8 टाइप का नहीं दिखेगा, इस टाइप का नहीं दिखेगा, इस टाइप में एग्जिस्ट करता है, इसका इसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से बताओ, एक बार खुद से पॉज करके ट्राई करो। देखो अब हम लोग एरोमेटिसिटी का यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि ये इससे हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला मतलब H प्लस निकला, तो इसके पास H प्लस लेके निकला, इलेक्ट्रॉन दे के निकला कि लेके निकला, बताओ। इलेक्ट्रॉन दे के निकला, तो इस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला, ये नेगेटिव चार्ज है, और जो H प्लस निकला उसको प्रोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का बताओ कि रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। सबसे पहले तो ये नॉन एरोमेटिक था, सबसे पहले ये क्या था, नॉन एरोमेटिक। अब क्या हो गया, अब एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये फिजिबल है कि नहीं है ये बताओ कि सबसे पहले नॉन एरोमेटिक था, ठीक है। सबसे पहले ये नॉन एरोमेटिक था, अब ये होने के बाद एरोमेटिक हो गया। और ये जो H माइनस निकला इसको हाइड्राइड कहते हैं, इसको प्रोटॉन नहीं कहते हैं, याद रख लो, इसको हाइड्राइड कहते हैं, प्रोटॉन नहीं कहते हैं। तो ये फिजिबल है नहीं
है। ये नॉन एरोमेटिक था, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक था। ये AlCl3 के प्रेजेंस में इधर लिविस बेस, ये AlCl3 लिविस बेस होता है और ये कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करता है। तो क्या क्या कैसे कार्बोकैटायन बनाएगा, क्लोरीन को अपने से निकाल के अपने में जोड़ लेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर और इससे निकल लेगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, दो में चार्ज जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और बताओ, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या एंटी एरोमेटिक, भाई एरो नॉन एरोमेटिक इज द मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, तो ये फिजिबल नहीं है, ये नॉट फिजिबल, ठीक है। अब बताओ ये NaH क्या करता है, ये NaH हाइड्रोजन को निकाल के खुद जाके जुड़ जाता है Na सोडियम, तो H2 निकल जाता है बाहर, तो Na माइनस। अब ये बताओ कि ये दो में चार जुड़ रहा है, दो में दो ही जुड़ रहा है, नहीं होगा ना, चार है, ये एंटी एरोमेटिक फिर से बनना है नॉन एरोमेटिक से, तो ये भी फिजिबल नहीं होगा, तो ये भी फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने बता दिया इसका यूज कैसे होता है। एक और इसका क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड हमें बन रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों बन जा रहा है। देखो, ये होता है एरोमेटिसिटी के कारण, ये दोनों रिंग जो होता है आपस में, ये इलेक्ट्रॉन सारा उठ के इस पे आ जाता है, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके कारण 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होगा तो समझ जा, दोनों एरोमेटिक, इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इससे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ऑप्शन ट्रिक। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स, श्योर कर लो, ठीक है, 4 मार्क्स इसे श्योर कर लो, क्योंकि इसे एक ऑप्शन ट्रिक है जो तुम्हें बहुत सारा स्टेटमेंट वगैरह सब याद करना पड़ता है, इसे कुछ नहीं याद करना पड़ता। देखो कैसे बनता है, कभी भी रेजोनेंस बढ़ेगा अगर सिंगल बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करनी है, ठीक है। जैसे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कंपेयर करना है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस बढ़ेगा, उस टाइम उसमें रेजोनेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। और डबल बॉन्ड के बीच में अगर कैलकुलेशन देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का अगर देख रहे हैं कंपेरिजन, तो समझना कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो, ठीक है, रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ये याद कर लो, माइंड इट, क्या चीज, माइंड इट। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहला एग्जांपल है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है, ये बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले बताओ कि बॉन्ड लेंथ सिंगल है या डबल है, बॉन्ड लेंथ सिंगल है या डबल है, सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है या डबल का, तो सबसे पहले तो वही आ जाएगा, क्योंकि डी सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि डबल का बॉन्ड लेंथ कम होता है, सबसे ज्यादा सिंगल का होता है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे इसको याद रखना ऑर्डर, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो, तो ये सबसे पीछे तो डी आ गया, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन करो, सिंगल बॉन्ड में देखो, इसमें रेजोनेंस कम, इसमें रेजोनेंस कम, इसमें रेजोनेंस ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा, तो सिंगल बॉन्ड में अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो सी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम। भाई इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये तो सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, समझ में आया बात। अब इसमें देखो, ये डबल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे पीछे हो जाएगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के ये बॉन्ड कंपेयर करना है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कंपेयर करना है, तो इसमें भी रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो रेजोनेंस बढ़ेगा, सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो इसका सी का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसके बाद बी का, उससे सबसे ज्यादा ए का, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, ठीक। इसमें देखो कि सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ करना है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड है, तो सी तो सबसे ज्यादा आ गया ना, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, तो सी का तो सबसे पहले आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड के बारे में देखो, इसमें रेजोनेंस बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी का, फिर उसके बाद डी का, तो ऐसे इसको याद करना है, ठीक है। अब एक तो कॉन्सेप्ट आता है ईआरएस का, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और मैं बता दूं कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, वो एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो बॉन्ड, ये क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी का ये क्या कहते हैं, अगर स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो ईआरएस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। कहीं भी कोई कंपाउंड दे दे, ईआरएस दे दे, तो उसको सबसे ज्यादा स्टेबल मानना है। चलो, इसमें देखो कि अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये दोनों सेम टाइप का आ रहा है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है, ये बॉन्ड यहाँ गया तो ये यहाँ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पूरा बॉन्ड तो ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो अभी ऐसे बना ना, तो ये देखो, तुम थोड़ा सा वीडियो को रोको और देखो कि दोनों सेम है ही नहीं सेम है, सेम है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसीलिए दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ए और इसका इसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है, जबकि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हो ही नहीं सकता। सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये ईआरएस है, ठीक है भाई। चलो, अब है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हर जगह बताया जाता है, मैंने भी सोचा कि इसको रख देता हूँ, कि देखो, कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, कार्बन 1 और कार्बन 2 का, और कार्बन 2 और कार्बन 3 का जो ये बॉन्ड लेंथ है, इसमें कंपेयर करना है हमको एंथ्रासीन में। इसका स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का। तुम तो बोलोगे कि सारा बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम बोलेगा कि इसमें भी सेम है, ये भी बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड लेंथ सेम है, कि ऐसा नहीं होता। देखो कैसे होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो सबसे पहले कार्बन 1 और कार्बन 2 पे गौर करो, इस पे देखो कि सिंगल बॉन्ड कितना बार आ रहा है। सिंगल बॉन्ड 1 पे, 1 और 2 के बीच में एक बार ही आ रहा है, तो एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसमें, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में देखो 2 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 2 बार, इसमें एक बार डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 बार इसमें सिंगल डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसमें 2 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसमें एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इस कारण C2 और C3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया। समझ में आया? बॉन्ड लेंथ इसका कंपेयर करो, इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बी का ज्यादा होगा ए से। समझ आ रहा बात? इसी तरह से सबसे ज्यादा सी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के बीच में कंपेयर करना है, तो रेजोनेंस कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण सी का ज्यादा हो गया, फिर बी का इसमें मोर रेजोनेंस है, इस कारण, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें, अब आगे का प्लान मैं बताता हूँ। अब इसमें हाइपर कंजुगेशन बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन बताएंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारा चीज का इतना गजब गजब सारा क्वेश्चन करेंगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा मैंने इतना कुछ जो बताया ये सब किस काम का है। ये सब सारा चीज यूज होगा, रेजोनेंस यूज होगा, बैक बॉन्डिंग यूज होगा स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ये सब सारा चीज यूज होने वाला है। तो इस कारण अपन को काम आने वाला है ये सब, ठीक है। इसलिए आराम आराम से मैंने पढ़ाया। और उसके बाद एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो बताएंगे ना, तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फिर बताएंगे, फिर पता चलेगा GOC1 का मेन इंपॉर्टेंस यहीं पे। अभी तो थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन आता है, लेकिन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का देखो 3-3 4-4 क्वेश्चन अब भर भर के आता है। तो इस कारण एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए तैयार रहना, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, ओके।